चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि जो लोग जैसे इस बार एग्ज़ाम दे देंगे तो आपके पास डेटा है अपडेटेड, लेकिन यदि आपको ही नेक्स्ट टाइम आपको देना है तो आपको जाना है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इस पे आप जाएंगे तो इस पे आपको वर्षवार डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो डेटा इस पे पड़ा हुआ है वो 2019 का डेटा पड़ा हुआ है। तो जब भी आप खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, खनिज संसाधनों के बारे में, क्योंकि आपकी परीक्षा में तो लेटेस्ट पूछा जाएगा, और यदि आप लेटेस्ट पुस्तक भी खरीद लेते हैं और आप समझते हैं कि यही शायद अपडेटेड हो, तो इस भूल नहीं करना है इसकी। आपको इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक वेबसाइट है, उस पर जाना है और वहाँ पर प्रत्येक अयस्क का जो भी होते हैं खनिज, धातु चाहे खनिज हो चाहे अधातु खनिज हो, सबसे संदर्भित डेटा अपडेटेड दिया होता है। और जो आज में देखेंगे, आज हम सिर्फ लौह अयस्क और मैग्नीज देखेंगे, क्लास थोड़ी सी आज आपकी छोटी होगी, तो लौह अयस्क और मैग्नीज से संबंधित जो डेटा है उसकी PDF मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो लौह अयस्क और खनिज के डेटा की PDF जो आपका मोबाइल ऐप है उसमें शेयर कर दिया गया है, जो वेबसाइट पे लेटेस्ट डेटा है। तो उसमें संबंधित राज्यों के बारे में दिया है, फिर हम कहाँ कहाँ पे आयात करते हैं, किन देशों में उन खनिजों का आयात करते हैं और कितने डॉलर का आयात होता है, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, किस राज्य द्वारा इस वर्ष सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया, अनुमानित डेटा वहाँ पे कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस PDF में देखने को मिल जाएंगी। PDF कहाँ पे मिलेगी? आज़ाद MPPSC का जो आपका मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप में जाना है और वहाँ पे आपको STD मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। जब आप बैचेस के ऑप्शन में जाएंगे वहाँ पे आपकी PDF शेयर की गई है, तो दोनों PDF जाके एक बार देख लीजिएगा और आपने आवश्यकता अनुसार जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसकी मांग के अनुसार जैसे उसमें प्रश्न पूछे जाते हों उस तरह से आप उसमें से आंकड़े को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना है, किसी भी वर्ष एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले आपको एक बार वेबसाइट पर अवश्य विजिट करना है, जो लेटेस्ट डेटा है उसको देखना है और उसके बाद एक संपूर्ण नोट्स आपको तैयार करना है, ठीक है। तो चाहे खनिज संसाधनों की बात हो, चाहे कृषि से संबंधित जो नवीनतम आंकड़े हैं उनकी बात हो, ऊर्जा संसाधन के बारे में बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे संदर्भित आपके आंकड़े जो है वहाँ पर दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 PDF आज शेयर की गई होगी, 3 में से 2 डेटा वाले हैं, एक जो है आपका मैग्नीज का है और दूसरा आयरन ओर का है, लौह अयस्क का है, ठीक है। तो उसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे खनिज संसाधनों के अंतर्गत, और जब बात करते हैं, और जो लोग आपको जैसे जो लोग लाइव जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। जिन लोगों को वीडियो बाद में मिल रही है, आप पूरा संपूर्ण बैच खरीद रहे हैं उसके माध्यम से आपको वीडियो मिल रही है, तो आपको मोबाइल ऐप में तो नहीं मिलेगा, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप बाद में देख रहे हैं तो संस्थान को फ़ोन करके बोलें कि कहाँ से मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपके आंकड़े मिल जाएंगे, ठीक है। ईयर बुक के मिनरल्स एयर बुक के नाम से वो प्रकाशित होती है प्रत्येक मिनरल्स की, तो 2019 के अभी लेटेस्ट आंकड़े वहाँ पर दिए हुए हैं। अब सबसे पहली बात, खनिज संसाधनों के बारे में हमने देख लिया था पिछली कक्षा में कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था उत्खनन क्या होता है, खनन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। और उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द आता है कूप खदान। तो पहले कुछ शाब्दिक जो अर्थ हैं इनको समझ लेते हैं। कूप खदान, कूप खदान क्या होता है, कूप खदान क्या होता है, और दूसरा वर्ड आता है खुली खदान। कूप खदान और खुली खदान ये क्या होते हैं? कूप खदान क्या होता है, खुली खदान किसको आप कहेंगे? पेट्रोलियम के लिए सर कूप खदान की, अच्छा, ऐसा खुली, तो ये परिभाषा हो गई कि जो पेट्रोलियम के लिए खदानें होती हैं उनको कूप खदान, जो अन्य खनिजों के लिए होती हैं उनको खुली खदान, ये परिभाषा हो जाएगी। बताएं, कूप या खुली खदान, जैसे कल आपने पढ़ा था उसी से संबंधित है। खुली खदान का मतलब है कि कम गहराई वाली, खुली खदान जो होती है ये कम गहराई वाली खदान होती है, इसकी गहराई कम होती है, और कूप खदान जो होती है इसकी गहराई ज़्यादा होती है, तो इसको आप बोलते हैं कूप खदान और खुली खदान, ये 2 शब्द हैं। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में कितने प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। तो भारत के खनिज क्षेत्र, कितने खनिज क्षेत्र हैं?
भारत के पूरे संपूर्ण भारत को कितने खनिज क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। अब जैसे पहला इसमें प्रकार क्या है, भारत के खनिज क्षेत्रों में पहला प्रकार क्या है, आता है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश, या इसी को किसी किसी पुस्तक में लिखा होगा, आपका थोड़ा सा अलग नाम दिया होगा, जैसे कि आप पठारों का नाम पढ़ते हैं तो उस तरह से दिया होगा, लेकिन इसको क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये आता है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और दूसरा आपका आता है मध्य क्षेत्र, ठीक है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को विभिन्न पुस्तकों में, जैसे आपने पढ़ा है बहुत सारी पहाड़ों के बारे में पढ़ा था आपने, तो यदि हम बात करें कि उत्तर पूर्वी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये कहाँ से संदर्भित होगा, किस रीजन, इसका उपनाम क्या हो सकता है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का, क्योंकि इसको भारत का खनिजों का हृदय प्रदेश कहा जाता है, हृदय, हाँ ठीक है। तो एमपी छोटा नागपुर एमपी नहीं कह सकते, मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य क्षेत्र में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये वर्ड ध्यान से दीजिएगा। और तीसरा इसी पे देखेंगे तो एक हो गया उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, तीसरा आपका आ जाता है दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। इसमें तमिलनाडु कर्नाटक के भाग आ जाते हैं। और चौथा आ जाता है आपका, चौथा आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो चौथा सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं, या तो कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है, मध्य क्षेत्र क्या है, दक्षिण क्षेत्र क्या है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र क्या है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो अगला आपका आ जाएगा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। और लास्ट में आ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो ये 5 क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों में पूरे भारत को विभाजित किया जाता है और इसी के आधार पे आप पढ़ते हैं। अब जैसे बात करते हैं उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य आएंगे उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि इसको बोला जा रहा है कि भारत में खनिजों का हृदय स्थल प्रदेश, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, भारत में सबसे ज़्यादा खनिज यदि हम देखें तो किन राज्यों में पाए जाते हैं, किन राज्यों से निकाले जाते हैं, उड़ीसा हो गया आपका, तो इसमें आपका आ जाएगा उड़ीसा। फिर इसके बाद इसमें पश्चिम बंगाल भी इसमें आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यदि हम मध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, मध्य प्रदेश आ जाएगा और महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र का कुछ भाग आ जाएगा। और तो इसमें मध्य क्षेत्र में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसमें आप जोड़ सकते हो, नहीं छत्तीसगढ़ तो इन दोनों में आ जाएगा, दोनों में आएगा छत्तीसगढ़ इसमें लिख सकते हो, एमपी का ही भाग है तो छत्तीसगढ़ आना ही है। अब दक्षिण क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे खनिज निकाले जाते हैं दक्षिण क्षेत्र में, जैसे केरल कर्नाटक ज्यादा है, दक्षिण क्षेत्र की बात हो रही है। अभी केरल कर्नाटक की जब आप बात करेंगे तो वो देखिए दक्षिण पश्चिम क्षेत्र भी एक आपका है, वहां पे आ जाएगा। तो दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत कौन से, सबसे पहले आपका तमिलनाडु तो आएगा ही, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक का भी यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी भाग, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना नहीं आएगा, तेलंगाना आपका इसमें आ जाएगा, इस वाले में। और कर्नाटक के साथ साथ इसमें यदि हम देखें तो इसमें आपके केरला का भी कुछ भाग आपका आ जाएगा। फिर बात करते हैं दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कौन से आएंगे, सबसे पहले इसमें आता है कर्नाटक, कर्नाटक के साथ साथ इसमें केरल भी आ जाएगा, ठीक है, हाँ गोवा भी आ जाएगा, महाराष्ट्र आप देखेंगे मध्य भाग में, और मध्य भाग के साथ साथ जब अभी आप बात करेंगे उत्तर पश्चिम की तो इसमें भी कुछ क्षेत्र आपके आते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, राजस्थान के अलावा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जो इसके अंतर्गत
आते हैं। अब जैसे आप देखते होंगे भारत में जब हम पढ़ते हैं लौह अयस्क की बात करते हैं तो भारत में जो लौह अयस्क पाए जाते हैं किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। यदि हम बात करें भारत में लौह अयस्क जो मिलता है वो भारत में किस क्रम की चट्टानों में मिलता है, किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है। जैसे आपने पढ़ा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, लौह अयस्क की यदि हम बात करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा धारवाड़ क्रम की जो आपकी चट्टानें हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं लौह अयस्क की तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा लौह अयस्क का कौन सा प्रकार भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ठीक है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रकार आपको पता होना चाहिए। और जब लौह अयस्क की बात करते हैं तो हेमेटाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हेमेटाइट की जब बात करते हैं तो हेमेटाइट लगभग 70% से ज़्यादा जो लौह अयस्क है भारत में वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी बोला कि आपको PDF मैंने भेजा है तो इसमें कुछ राज्य दिए हुए हैं, इस तरह दिख रहा है, आप वाइट करें, नाइट मोड लगा है इस वजह से थोड़ी सी, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे तो ये लौह अयस्क के बहुत सारे क्षेत्र दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यदि हम देखें तो हेमेटाइट प्रकार का जो अयस्क है लौह अयस्क वो उड़ीसा में, दूसरे स्थान पे झारखंड, तीसरे स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ आता है। जब बात आप करते हैं मैग्नेटाइट की तो मैग्नेटाइट का सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अब परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, इनसे संदर्भित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो संदर्भित जो यहाँ पे खदानें होती हैं उनसे जोड़कर पूछ लिया जाता है कि संबंधित जो खदान है ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से संदर्भित है। तो यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण खदानें हैं उनके बारे में उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लौह अयस्क क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं तो इसमें जितनी खदानें दी गई हैं, जितने नाम दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपके लौह अयस्क से संबंधित है। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको राज्यवार यदि आप कहेंगे तो मैं भी नोट करा दूंगा, नहीं तो आप स्वयं से राज्यवार इसको आप नोट कर सकते हैं। जिस राज्य में जो भी खदानें आपकी पाई जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में 2 ही है, जबलपुर, बालाघाट, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपको, क्योंकि आपने पढ़ा था कि आपका जो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये आपका हृदय प्रदेश कहा जाता है लौह अयस्क के संबंध में। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण खदानें हैं वो आपकी इसी रीजन में केंद्रित हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को ले लीजिए तो इसी रीजन में आपकी सबसे ज़्यादा खदानें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे पलामू, हजारीबाग, रांची, गुरु महिसानी, मयूरभंज तो आप सुनते ही होंगे, सिंहभूम, सुंदरगढ़, क्योंझर, कटक, इसके बाद कोरापुट, बैलाडीला, चंदपुर, दुर्ग, रायपुर, भंडारा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नाम है वो ये वाले नाम है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आते हैं। और थोड़ी सी समस्या क्या होती है कि ज़्यादातर जैसे हजारीबाग कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इसमें जो लिखा है गुरु महिसानी, मयूरभंज, ये सारे कुछ खाने हैं जो महत्वपूर्ण आपकी दृष्टि से हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको राज्यवार तरीके से इसको लिखना है और अभी यदि हो सकेगा तो मैं आपको नोट भी करा दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे पाया जाता है लौह अयस्क सबसे ज़्यादा। तो ये आपका करंट डेटा है, ठीक है, ये आयरन ओर का करंट डेटा है 2018-19 का, ठीक है। आपकी पुस्तक में जो दिया हुआ है वो 17-18 का दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं आता, लेकिन जो प्रतिशत वाला होता है इसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि आप देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी की बात हो रही है, कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है लौह अयस्क का। तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा से हुआ है, आप कह सकते हैं 50% से ज़्यादा, 54.76% सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क था वो उड़ीसा से निकाला गया। दूसरा कौन सा था, दूसरा राज्य कौन सा है यदि हम बात करें तो दूसरा राज्य इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके अनुसार दूसरा राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। तो दूसरे स्थान पे आपका हो गया छत्तीसगढ़। तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो तीसरे स्थान पे आप देख रहे होंगे कर्नाटका का क्षेत्र है, 14.43% लौह अयस्क यहाँ से निकाला गया है। और इसके बाद आपका झारखंड का क्षेत्र आता है जहां पे 11.35% लौह अयस्क निकाला जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1.35 नगण्य है एक प्रकार से इन उड़ीसा की अपेक्षा यदि हम देखें, और अदर में 1.18%। सबसे ज्यादा क्या याद रखना है हमें, तो सबसे ज्यादा हमें याद रखना है उड़ीसा
उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। हो सकता है कि अगली बार जो आंकड़ा आए तो उड़ीसा तो चेंज नहीं होगा, लॉ एस्क में उड़ीसा तो बना रहेगा पहले स्थान पे, लेकिन कर्नाटक छत्तीसगढ़ में अंतर बहुत कम है, तो हो सकता है इनमें से दूसरे और तीसरे क्रम में कुछ बदलाव देखने को मिले, क्योंकि पहला वाला तो पहला बना रहेगा, लॉ एस्क में पहले स्थान पे उड़ीसा है, वो आप रट जाइए, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है अभी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जो डेटा दिखा रहा हूं ये आपकी उसी वेबसाइट से है जिस वेबसाइट की मैंने बात किया कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की जो ईयर बुक निकलती है, माइंस की ईयर बुक निकलती है, उसी ईयर बुक के पीडीएफ में ये डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी भी दिया हुआ है कि कितने 1000 टन जो है इसका उत्पादन किया गया। अब इसी में आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन ओर प्रोडक्शन इन डिफरेंट स्टेट। अब इसमें यदि हम देखें, पहला क्या दिया हुआ था, फिर एक मिनट, अच्छा एक क्वांटिटी दी गई थी कि कहां पे कितना है। ठीक है, यहां पे क्या दिया है, यहां पे क्वांटिटी दिया हुआ है कि कितनी मात्रा किसमें अनुमानित है। जैसे अनुमानित मात्रा हम निकालते हैं ना कि किस राज्य में कितना लौह अयस्क आपका बचा हुआ है, कितने लौह अयस्क अनुमानित किया गया, क्योंकि उसी के आधार पे फिर भारत सरकार, आप देखते होंगे बजट में घोषणा की जाती है कि हमारा कोयला निकालने का, कोयला खदन का इतना लक्ष्य है, सभी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं इन्हीं के आधार पर किए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हुई है, माफ करिएगा। तो यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं, लौह अयस्क के कितने भंडार उस राज्य विशेष में है उसकी बात की जा रही है। और भंडारों के आधार पे यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो भंडार देखने को मिल रहा है वो उड़ीसा में, दूसरे स्थान पे देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, और तीसरे स्थान पे कर्नाटक में। ये आपके लौह अयस्क के भंडार की बात हो रही है। अब जब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ये है आपका वैल्यू ऑफ आयरन ओर प्रोडक्शन इन डिफरेंट स्टेट। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा निकाला भी गया है उड़ीसा से, क्योंकि भंडार सबसे ज्यादा वहीं है, तो सबसे ज्यादा निकाला भी वहीं से जाएगा। तो यहाँ पे 55.23% आपका उड़ीसा से निकाला गया। इसके बाद यदि हम देखें तो दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ से 22.12% लौह अयस्क निकाला गया। और तीसरे स्थान पे यदि हम देखें तो कर्नाटक है। कहने का मतलब जहां पे ज्यादा लौह अयस्क है वहीं से ज्यादा उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो लौह अयस्क के संबंध में देखिए वही क्रम यहां भी बन रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो यही क्रम आपको याद रखना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। चाहे उत्पादन की यदि हम बात करते हैं या हम भंडारण की बात करते हैं कि कहां पर कितने भंडार हैं, तो 3 नाम आपको याद रखते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ठीक है, अब दूसरा आता है, इसी में दूसरा आपका नाम आता है मैग्नीज का। ठीक है, मैग्नीज की यदि हम बात करें तो मैग्नीज भारत में बहुत ही यदि हम देखें वैश्विक स्तर पे देखें तो वैश्विक स्तर पे जो मैग्नीज का उत्पादन होता है उसका 4 से 5% उत्पादन ही भारत में किया जाता है। अब मैग्नीज में यदि हम देखें मैग्नीज, तो मैग्नीज सबसे ज्यादा जो निकाला जाता है, यदि आप इस मैप से देख रहे होंगे तो यहां भी जो आपके उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र थे और साथ साथ जो दक्षिणी भारत के क्षेत्र थे वहां पे आप देख रहे होंगे कि मैग्नीज का उत्पादन किया जा रहा है। और इसमें जो नाम दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे हजारीबाग, सिंहभूम, यहां से आपने देखा कि लौह अयस्क भी निकाला जाता है, मैग्नीज भी निकाला जाता है। और आगे जब आप पढ़ेंगे कोयले के बारे में तो भी देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का, झारखंड का ये क्षेत्र कोयला उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे आता है। कोयला उत्पादन में भी बहुत सारी यहाँ पे महत्वपूर्ण खाने आपको खदानें देखने को मिलती हैं। तो कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपके कोयले में भी होंगे, जो आपके लौह अयस्क में भी होंगे, जो आपके मैग्नीज में होंगे। और ऐसे नामों को याद करना बहुत जरूरी है। क्यों? मान लीजिए कोई आपको मुख्य परीक्षा का प्रश्न आ गया, किसी भी खनिज से संदर्भित कोई प्रश्न आ गया लिखने को, तो कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, कुछ नाम उससे संदर्भित पता होना चाहिए। तो जो कॉमन है, जो सब में शामिल हैं, उनमें से कुछ खदानों के नाम राज्यवार आप याद कर लीजिए। क्यों? कि मुख्य परीक्षा में यदि प्रश्न बनता है संदर्भित तो आप वहां से चीजों को लिख सकते हैं। अब इसमें जैसे दिया हुआ है डेटा कि उड़ीसा में कहां से निकाला जाता है, तो उड़ीसा में इन्होंने दे दिया मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र क्योंझार, बोनाई, सुंदरगढ़, कालाहांडी एवं कोरापुर जिला। ठीक है, इसी के साथ साथ कर्नाटक में इन्होंने दे दिया बेल्लारी, शिमोगा, उत्तरी कन्नड़, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर एवं बेलगांव जिला। और जो ये चिकमंगलूर है ये भी आपके लिए नाम ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपने शायद कॉफी आपका शायद छूट गया, कॉफी पढ़ाया गया
नहीं पढ़ाया गया ना, कॉफ़ी छूट गया है, कल की क्लास में कॉफ़ी करा देंगे। तो कॉफ़ी में क्या होता है, दो प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किया जाता है, एक बोलते हैं रोबस्टा कॉफ़ी, एक बोलते हैं अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है। और ये जो लिखा है चिकमंगलूर, तो चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी एक थी जिसको जीआई टैग दिया गया था। तो कॉफ़ी से संदर्भित प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉफ़ियाँ हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है और वो कर्नाटक से संबंधित है या तो केरल से संबंधित है। तो कौन सी रोबस्टा कॉफ़ी है, कौन सी अरेबिका कॉफ़ी है, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका अभी चिकमंगलूर देखकर याद आया कि कॉफ़ी छूटा हुआ है, कल की कक्षा में कॉफ़ी 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा और जो भी कॉफ़ी के प्रकार हैं जिनको जीआई टैग मिला है उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में यदि हम देखते हैं तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर एवं झाबुआ जिला आते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें विशाखापट्टनम एवं आदिलाबाद जिला आते हैं। गुजरात की यदि हम बात करें तो बड़ोदरा एवं पंचमहाल क्षेत्र से मैग्नीज निकाला जाता है। झारखंड की बात करें तो सिंहभूम जिला है जहां से मैग्नीज निकाला जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि मैग्नीज से हम क्या करते हैं, मैग्नीज से किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, किन चीज़ों में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। लॉ है तो हम सब समझते हैं, लेकिन मैग्नीज का जो प्रयोग होता है वो किस कार्य में किया जाता है। मैग्नीज का जो प्रयोग है, लॉ है तो हम सब समझते हैं, मैग्नीज का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है। हाँ ठीक है, शुष्क बैटरियां जो बनती हैं उसमें किया जाता है, और जो पेंट हमारे होते हैं, जो पॉलिश होते हैं, चमड़ा उद्योग जो होता है, इन सब में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो जो भी हमें खनिज पढ़ना है उसका उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैग्नीज की हमने बात किया, तो मैग्नीज कहाँ पे सबसे ज़्यादा निकाला जाता है यदि हम देखें तो ये बहुत ही आसान, यदि आपको जानकारी हो तो गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है उनके माध्यम से आप लेटेस्ट आंकड़ा देख सकते हैं। किताबों पर आपको भरोसा ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि किताबों में पुराना डेटा दिया होगा और परीक्षा में पूछा जाएगा तो अपडेटेड पूछा जाएगा। तो प्रत्येक एस्क के बारे में आप जाइएगा और ये वाला पेज आप जब आप जाएंगे उस पीडीएफ में तो आपको जब ये वाला पेज मिलेगा, इस पेज को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किस राज्य विशेष में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, किस राज्य विशेष में सबसे ज़्यादा भंडार है। यदि थोड़ा सा आप और जानना चाहते हैं कि हम कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मैग्नीज की बात कर रहे हैं, तो वो भी आंकड़े वहाँ पे मिल जाएंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैग्नीज की इतनी सारी खदानें थी, सबसे ज़्यादा मैग्नीज इस बार किससे निकाला गया, तो वो भी डेटा आपको उस पीडीएफ में मिल जाता है। तो मतलब खनिज से संबंधित यदि कुछ भी पढ़ना है तो यदि आप उस वेबसाइट पे चले जाते हैं तो आपको लेटेस्ट आंकड़ा मिल जाता है। अब मैग्नीज में यदि हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है कि मैग्नीज प्रोडक्शन इन डिफरेंट स्टेट, यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ से हुआ, ठीक है। तो इसमें यदि हम देखें तो पहला स्थान पे कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है 33.48% के साथ। दूसरे स्थान पे यदि हम देखें तो आपका आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 27% लगभग मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और तीसरे स्थान पे है उड़ीसा, चौथे स्थान पे है कर्नाटक। तो यहाँ पे आपको 4 राज्यों को याद रखना है, 4 मत याद रखिए, 3 याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसी के साथ जब भंडारण की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी वही आपको राज्य देखने को मिल रहे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में ये अनुपात बदले, लेकिन अभी के लिए यही क्रम चल रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। चाहे आपने लौह अयस्क की बात किया या आपने मैग्नीज की बात किया, जहाँ पे जितना भंडार है वही राज्य प्रथम स्थान पर उत्पादन में है, ठीक है। तो दोनों क्रम आपको याद रखने हैं। बाकी के जो भी खनिज हैं सबसे संबंधित डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओपन हो रहा है डेटा, ठीक है, तो वहां से आप चीज़ों को कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है। परीक्षा में लेटेस्ट जो खनिज, जैसे कोई मान लीजिए कोयले को लेकर लगातार विवाद रहता है, ठीक है, तो कोयले के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से निकाला जाता है, कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कोयले के उत्पादन में अग्रणी है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज सिर्फ और सिर्फ आपको लौह अयस्क और मैग्नीज ही देखेंगे, ठीक है, बाकी के जो बचे हुए हैं वो कल देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले जो आपने पढ़ा, खुली खदान क्या होता है, कूप खदान क्या होता है, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र कितने हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। हेडिंग तो खनिज संसाधन पढ़ा ही था,
कल ही पढ़ गया था, ठीक है। तो उसी में खुली खदान, कूप खदान क्या होती है आप स्वयं से नोट कर लीजिएगा, लेकिन हेडिंग डाल लीजिए, खुली खदान, कूप खदान। ठीक है। और एक शब्द आता है खनिज का अयस्क, खनिज का अयस्क। तो जैसे बहुत सारी चट्टानें होती हैं, जब किसी चट्टान में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की जो धातु होती है उसका संकेंद्रण होता है, मतलब एक ही प्रकार की धातु का वहाँ पे भंडारण होता है किसी ऐसी चट्टान में, तो उसको बोलते हैं खनिज का अयस्क, ठीक है। चलिए तो नोट करिएगा, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, ठीक है। और कितने भागों में बांटा गया था? अभी आपने पढ़ा था 5, पांचों कौन कौन से हैं? चलिए, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो नोट करिए, एक नोट करिए पहले, दूसरा ये भैया बताएंगे। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पहले इसको लिख लो, फिर अभी एक एक, पहले एक साथ लिख लो पांचों, डिटेल तो अभी लिखाएंगे। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दूसरा कौन सा था? मध्य क्षेत्र, तीसरा कौन सा था? दक्षिण क्षेत्र, आसान है याद करना। हाँ, चौथा कौन है? कोई भी लिख सकते हो, पूर्वी नहीं है कोई भी, दोनों पक्ष, दोनों में पश्चिम लगा हुआ है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये आपके 5 क्षेत्र हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक साथ इसलिए लिखाए हैं क्योंकि मुख्य परीक्षा में मान लो कोई प्रश्न बनता है कि भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र से संबंधित, इसके बाद किसी विशेष खनिज की बात हो जाए तो कम से कम आपको 5 क्षेत्र पता होना चाहिए, और इन 5 क्षेत्रों के बारे में जो भी राज्य हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे एक एक करके लिखते हैं। पहला, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र, और इसके लिए यदि हम देखें सबसे अच्छी कौन सी पुस्तक है, तो जो आप पढ़ते हैं एस.के. ओझा, ठीक है, परीक्षा वाणी की जो आप पढ़ते हैं एस.के. ओझा द्वारा लिखी गई, वो पुस्तक अच्छी है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्ट उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और यदि आप उतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा, विशेषकर खनिज वाला ये जो है आपका चैप्टर है, या कोई भी चैप्टर है राज्य विशेष के लिए, तो उसमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे अच्छी बुक देखें तो सबसे अच्छी, सबसे सटीक बुक है, और सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी उसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा जो दिया हुआ है, अब पुस्तक हो सकता है अपडेट ना हो क्योंकि 1 वर्ष पुराना का दिया हुआ है। 17 आप में नया है, 18-19 का दिया हुआ है, हाँ तो ठीक है, तो वो सबसे अच्छी बुक है, उसी को आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है, क्योंकि डिटेलिंग भी की गई है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिस तरह से उसमें फैक्ट दिए होते हैं, पहले लोग इन्वायरमेंट के लिए पढ़ते थे, इन्वायरमेंट के लिए परीक्षा वाणी उसमें आती है, इन्वायरमेंट की अलग से आती है, और उतना यदि पढ़ लीजिए इन्वायरमेंट के लिए तो कोई यूपीएससी तक का कवर हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट वाली भी परीक्षा वाणी बहुत अच्छे से बनाई गई है। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत लोग राज्य विशेष के लिए पढ़ते हैं, राज्य विशेष के लिए इकोनॉमिक्स, सारी सीरीज अच्छी है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो कोई डाउट नहीं है किसी भी सीरीज में, हाँ इतने फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए क्योंकि इस तरह से नहीं आते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, किताबों के भरोसे तो नहीं होता, लेकिन फैक्ट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, यह क्षेत्र भारतीय खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, नोट कर लिया, यह क्षेत्र भारतीय खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को समाहित किया जाता है। इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को समाहित किया जाता है।
इसे भारतीय खनिज का इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से मिलने वाली धातुओं में, मिलने वाले खनिज पदार्थों में कायनाइट 100%, कायनाइट विशेष रूप से मिलने वाली धातुओं नहीं, खनिज पदार्थों करिएगा, या खनिजों में कायनाइट 100%, लौह अयस्क 93%, लौह अयस्क 93%, कोयला 84%, क्रोमाइट 70% मिलते हैं। मतलब भारत में जो धातुएं आपने नोट किया, लौह अयस्क, कोयला, कायनाइट, क्रोमाइट, इनका कितना अनुपात इस क्षेत्र विशेष में निकलता है, मिलता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। दूसरा नोट करिए, मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र तक है, ठीक है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मैग्नीज बॉक्साइड, कोयला, लौह अयस्क, ग्रेफाइट, चूना पत्थर मिलते हैं, ठीक है। तीसरा, दक्षिण क्षेत्र। तीसरा आपका है दक्षिण क्षेत्र। इसमें नोट करिएगा, इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार, और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि खनिज प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि खनिज प्राप्त होते हैं। हाँ, अगला दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। इसका विस्तार दक्षिणी कर्नाटक से गोवा तक माना जाता है। यहाँ पर लौह अयस्क तथा क्ले मिलते हैं। यहाँ पर लौह अयस्क तथा क्ले
मिलते हैं। ठीक है, अगला लास्ट बचा हुआ है कौन सा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत अरावली के क्षेत्र और गुजरात के भाग आते हैं। इसे यूरेनियम अभ्रक तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ मुख्यतः अलौह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया। अब पहला हेडिंग डालोगे लौह अयस्क। लौह अयस्क किस क्रम की चट्टानों में मिलता है ये? और कुडप्पा। हाँ, तो कुडप्पा और धारवाड़ याद रखना है। कहाँ कहाँ के हैं कुडप्पा, कहाँ पाई जाती है सर? देख लो, जैसे कोई एक राज्य विशेष होगा, जैसे 2-3 राज्यों में विस्तारित, लेकिन एक कोई राज्य विशेष है। ये भैया तो कर्नाटक बता रहे हैं। तो हाँ, कुडप्पा जिला भी है। ठीक है, हाँ, तो कुडप्पा और धारवाड़ ये 2 क्रम की चट्टानें आपको याद रखना है। तो लौह अयस्क नोट करिएगा। भारत में कुडप्पा तथा धारवाड़ युगीन चट्टानों योम आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, तथा लैटराइट अयस्क प्रमुख हैं। ठीक है, एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। देश में सर्वाधिक शुद्धता वाला मैग्नेटाइट अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसी में अगली पंक्ति में लिखिएगा, देश में उपलब्ध लौह अयस्क में, हाँ नोट में ही लिख लो, देश में उपलब्ध लौह अयस्क में 85% हेमेटाइट, ठीक है, लौह अयस्क में 85%, ठीक है, 8% मैग्नेटाइट, 8% मैग्नेटाइट और 7% अन्य किस्म का लोहा पाया जाता है, और 7
प्रतिशत अन्य किस्म का लोहा पाया जाता है। ठीक है, अन्य किस्म का लोहा पाया जाता है। अब ये जो मैप आपने देखा था, सर ये आपने दिखाया पहला वाला देश में सर्वाधिक शुद्धता वाला मैग्नेटाइट है। मैंने बोला सर्वाधिक शुद्धता वाला मैग्नेटाइट एस्क, यदि शुद्धता उसकी लिखनी हो तो लगभग 72% शुद्धता वाला, उसमें ब्रैकेट में 72% लिख लीजिएगा, 72% शुद्धता। ठीक है, तो इसमें अभी हमने नोट किया था ना, अब इन राज्यों को नोट कर लीजिए कहां से सबसे ज्यादा निकाला गया है। ठीक है, तो ये राज्य आप नोट कर लीजिएगा। लौह एस्क, ये तो भंडारण सर भंडारण है, प्रोडक्शन लिखा है सर। लॉयस को उत्पादन के क्षेत्र लिख लेना सर। ठीक है, हाँ, लौह एस्क के क्षेत्र, लौह एस्क के क्षेत्र, उत्पादन ना सर, लौह एस्क के क्षेत्र लिख लीजिएगा और इसमें 3 राज्यों के नाम डाल लीजिए जो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हैं। पहले स्थान पे है उड़ीसा, दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। ठीक, पहले पे उड़ीसा, नोट कर लो, रुक जाओ 1 मिनट, ये है आपका उड़ीसा 54.76%, छत्तीसगढ़ 16.93%, कर्नाटक 14.43%। ठीक है, और टोटल कितना टन निकाला गया ये सामने लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि कहाँ से कितना, जैसे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ आयरन ओर, जो आयरन ओर निकाला गया उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे शुद्धता उसमें भी होती होगी, लौह एस्क है तो उसमें भी शुद्धता होगी, तो कहाँ से कितना निकाला गया, उसकी कितनी शुद्धता थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, तो उस पर हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसका रखना है प्रोडक्शन का। ठीक है, तो प्रोडक्शन में आपने राज्य लिख लिए हैं तीनों, उड़ीसा 54.76, छत्तीसगढ़ 16.93 और कर्नाटका 14.43। ठीक है, अब इसको मैप यदि आप चाहते हैं कि जो मैप था अभी जहाँ पे राज्य लिखे हुए थे, संदर्भित राज्य लिखे हुए थे, वो राज्य भी आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है कि ये मैप, इसमें से कुछ बनाना नहीं है, ये मैप आप बना लीजिएगा, इतनी मेहनत मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले सारा पढ़ लीजिए, पहले सारा पढ़ लीजिए, जितने भी खनिज हैं सबको पढ़ लीजिए, फिर मैप बनाइए एक एक राज्य में। जैसे 10 खनिज पढ़ते हैं, 12 खनिज पढ़ते हैं, तो एक एक राज्य पकड़िए और उस राज्य में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उसको एक साथ एक ही राज्य में नोट करते जाइए कि यहाँ पे कोयले का, हाँ ठीक है, ऐसे आप 10 मैप बनाओगे, जैसे लोहे का बना लिया, फिर इसके बाद मैग्नीज का बनाओगे। मैं कह रहा हूँ कि एक ही मैप बनाओ एक राज्य का। मान लीजिए उड़ीसा पकड़ा आपने, तो उड़ीसा में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उसको एक जगह नोट कर लो। फिर आपने देखा कि झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, एक जगह नोट कर लो। ठीक है, तो सारा पढ़ लो, इसके बाद मैप बनाओगे तो अब समझ में आएगा। ठीक है, आपने बनाया है अच्छा है, लेकिन मेहनत बहुत किया है, उतने अच्छे से बनाया है। मैप ड्रा करने में, अच्छा ड्रॉ है, नहीं उसका मैप का पेज नहीं दिख रहा था ना। अच्छा, जीरोक्स कराया है ना आपने? हाँ, तभी मैं कह रहा कि इतना सुंदर कैसे बन गया, भारत का मैप जल्दी बनता नहीं है। चलिए अब नोट करिए अगला, तो इसके राज्य जो है नोट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक एक पंक्ति में एक एक राज्य नोट कर लीजिए। लौह एस्क के, हाँ, संबंधित राज्य एक एक पंक्ति में नोट कर लेंगे। जैसे झारखंड लौह एस्क के अंतर्गत हम क्षेत्र देख रहे हैं, तो सबसे पहले झारखंड नोट करिए, एक लाइन में लिखाएंगे, जो महत्वपूर्ण होगा वही। यहां मुख्यतः उच्च कोटि का लौह एस्क, यहां मुख्यतः उच्च कोटि का लौह एस्क सिंहभूम जिले में पाया जाता है। सिंहभूम जिला को अंडरलाइन अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, सिंहभूम जिले में पाया जाता है लौह एस्क, सिंहभूम जिले में पाया जाता है। अब ये जिला हो गया सिंहभूम, ये जो आपने देखा था मैप, इसमें क्या था, सिंहभूम, ये जिला है सिंहभूम। यहाँ पे खदानों के नाम नहीं दिए हुए, लेकिन परीक्षा में खदानों के नाम भी दे के पूछ लिया जाता है। अभी तो ये क्या है, सिंहभूम जिला है ना, स्थान का नाम है ना।
अब इसके अंतर्गत इस जिले में बहुत सारी खदानें होंगी, सबका अलग अलग नाम होगा, तो कुछ नाम आप लिख लीजिएगा जो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इसी में नीचे लिख लीजिएगा, इसी के आगे ही लिख लीजिएगा खनन केंद्र या खनन स्थल, मतलब सिंहभूम जो जिला है उसमें कौन कौन से खनन स्थल हैं, खनन केंद्र हैं। तो सबसे पहले आता है नोवा मुंडी। नोवा मुंडी सबसे पहला, नोवा मुंडी लिख लिया सबने। दूसरा नोट कर लीजिए इसमें मुआ, मुआ, दूसरा आप नोट कर लिए मुआ। तीसरा नोट करिए इसमें जामदा, जामदा। और चौथा नोट करिए मनोहरपुर। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? नोवा मुंडी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नोवा मुंडी को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसमें नोवा मुंडी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम देके पूछा जा सकता है कि ये संदर्भित खदान जो है किस राज्य विशेष में है और किससे संदर्भित है। तो ये जो नोवा मुंडी है, ये आपकी जो खदान है, ये आपके लौह अयस्क से संबंधित है। अब जैसे आप बात कर दे रहे थे अभी, जैसे आप ऐसे नोट कर लेते, जिला वाइज नोट कर लेते, तो यदि आप नोट करते कि भाई सिंहभूम जिले में लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन अब खदानों का नाम पूछ लिया जाता परीक्षा में, तो वहां पे आप गलती कर बैठे, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा नोट करिएगा उड़ीसा। चारों के चारों सिंहभूमि में ही है। हाँ, चारों के चारों सिंहभूमि में है, ठीक है। दूसरा नोट करिए उड़ीसा। उड़ीसा, यहां लौह अयस्क, यहां लौह अयस्क क्योंझर, बोनाई, बोनाई ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुंदरगढ़, जो सुंदरगढ़ आप क्षेत्र देख ले रहे होंगे, ये वाला, ये हो गया क्योंझर, ये आपका सुंदरगढ़। तो बोनाई जो मैंने बोला उसी को ब्रैकेट में लिखिएगा सुंदरगढ़। और उड़ीसा में जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है लौह अयस्क का, वो यही आपका सुंदरगढ़ क्षेत्र है, ठीक है। तो सुंदरगढ़ को अंडरलाइन करना है। उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र लौह अयस्क का सुंदरगढ़ है, या जिसको आप बोनाई कहते हैं, ठीक है। योम मयूरभंज जिले में पाया जाता है, योम मयूरभंज जिले में पाया जाता है, योम मयूरभंज जिले में पाया जाता है, ठीक है। अब इसी में लिख लीजिएगा खनन केंद्र, जैसे पहले वाले में लिखा था आपने खनन केंद्र, तो इसमें कौन से खनन केंद्र हैं? तो इसमें जैसे आप देख रहे होंगे गुरु महिसानी, गुरु महिसानी ये खनन केंद्र भी है, ठीक है। तो खनन केंद्र में लिखिएगा गुरु महिसानी। ये तो झारखंड, क्या चीज? झारखंड में गुरु महिसानी, ये झारखंड में है आपका। गुरु महिसानी इसमें गलत लिखा हुआ है, ये गुरु महिसानी आपको नोट करना है, उड़ीसा के अंतर्गत नोट करिएगा गुरु महिसानी। पलामू जिला है। गुरु महिसानी क्या चीज? पलामू तो है ही, गुरु महिसानी नोट करिए। झारखंड यहां से कहां से आ गया? गुरु महिसानी। दूसरा आप नोट करिएगा बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी। तीसरा है सुलेपत, सुलेपत। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहां पे है वो है गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी। गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण खनन केंद्र है, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़, अगला है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें नोट करिएगा यहां लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार, यहां लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार बस्तर एवं दुर्ग जिले में पाया जाता है, बस्तर एवं दुर्ग जिले में पाया जाता है। बस्तर एवं दुर्ग जिले में पाया जाता है। बस्तर जिला में बैलाडीला, बैलाडीला, हाँ यहां पे दिया नहीं हुआ इसमें, इस मैप में।
बस्तर क्षेत्र में बैलाडीला, दुर्ग जिले में डल्ली रजहरा, दुर्ग जिले में डल्ली रजहरा प्रमुख खनन केंद्र हैं। रजहरा, ठीक है। और यहाँ के जो आपने नोट किया जैसे बैलाडीला और रजहरा, यहाँ से जो केंद्र हैं, यहाँ से हम लौह अयस्क का निर्यात करते हैं जापान को, ठीक है। तो जापान को जो लौह अयस्क का हम निर्यात करते हैं मुख्य रूप से इसी क्षेत्र विशेष की छत्तीसगढ़ की खदानों से जो लौह अयस्क निकलता है उसका निर्यात हम जापान को करते हैं, ठीक है। अगला नोट करिएगा कर्नाटक। कर्नाटक, पेज खत्म हो गया सर। कर्नाटक, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले का, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले का बाबा बूदन पहाड़ी, बाबा बूदन पहाड़ी योम कुद्रेमुख क्षेत्र, योम कुद्रेमुख क्षेत्र बेल्लारी का हासपेट संदूर, बेल्लारी का, बेल्लारी जिला है, बेल्लारी का हासपेट संदूर क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। हासपेट संदूर, पेट, पेट क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और यहाँ से जो कुद्रेमुख क्षेत्र से हम लौह अयस्क निकालते हैं उसका निर्यात हम ईरान को करते हैं, ठीक है। तो लौह अयस्क का जो निर्यात भी है वो राज्य फिक्स है कि कहाँ से हम निकालेंगे और किस क्षेत्र विशेष में हम उसका निर्यात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ईरान को निर्यात किया जाता है। अगला नोट करिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यहां लौह अयस्क का उत्पादन चंदपुर जिले में, यहां लौह अयस्क का उत्पादन चंदपुर जिले में पीपलगांव योम लोहरा, पीपलगांव योम लोहरा तथा रत्नागिरी जिले में किया जाता है। तो जो पीपलगांव था और जो लोहरा था ये खनन स्थल के नाम है, ठीक है। इसके अतिरिक्त रत्नागर जो जिला है वहां से भी किया जाता है, ठीक है। हो गया। तो लौह अयस्क से संदर्भित एक और राज्य आपका बचा है गोवा। तो अब लिखिएगा गोवा। गोवा की नदियां दो आपने पढ़ा था, कोई बताएगा गोवा की नदियों के बारे में? और एक नदी और आपने पढ़ा था जो वो नहीं बनाती है, अरे वो इधर की तो कोई चीज नहीं बनाती। मांडवी। और कौन सी नदी पढ़ा था? जुआरी। जुआरी, ठीक है। तो नोट करिए मांडवी एवं जुआरी नदियों की घाटी में, मांडवी एवं जुआरी नदियों की घाटी में पिरना टडोल पाले ओनडा कुदनेम पाले ओनडा, ओणम पढ़े हो ना तो ओ ना डा, ओनडा कुदनेम सुरला महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। यहां का लौह अयस्क साधारण किस्म का है, यहां का लौह अयस्क साधारण किस्म का है, मतलब गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और यहां पे बंदरगाह कौन सा देखने को मिलता है? हाँ, ठीक है। तो प्रमुख बंदरगाह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया लौह अयस्क।
ठीक है, मैप बना लीजिएगा। दूसरा आपका आता है कौन सा, मैग्नीज। मैग्नीज क्या चीज सर, हम आपके कहने से मान जाएं और जो ऑनलाइन वाले हैं उनका क्या होगा। मैग्नीज देखिए, वर्तमान समय में भारत, लिखिए पहले अभी बताते हैं। वर्तमान समय में भारत मैग्नीज उत्पादन में छठा स्थान रखता है। वर्तमान समय में भारत मैग्नीज उत्पादन में छठा स्थान रखता है। विश्व के कुल 4.6% मैग्नीज का उत्पादन 4.6% मैग्नीज का उत्पादन भारत में किया जाता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में, एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु मैग्नीज प्रायः काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में, काले कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु मैग्नीज प्रायः काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें दो नाम आपको नोट करने हैं, इसके अयस्क का नाम नोट करना है। एक का नाम है, इसमें लिखिएगा, पाई जाती है साइलोमेलिन, साइलोमेलिन। ठीक है, तो साइलोमेलिन नोट कर लिया, और दूसरा नोट करिए ब्रोनाइट, ब्रोनाइट, ब्रोनाइट। ठीक है, इसके प्रमुख अयस्क हैं, ब्रोनाइट इसके प्रमुख अयस्क हैं। तो इसके मैग्नीज के दो अयस्क हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लोहे के कितने थे, आयरन के, हाँ, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसका उपयोग इसी में नोट कर लीजिएगा, इसका उपयोग शुष्क बैटरियों में, इसका उपयोग शुष्क बैटरियों में, चमड़ा तथा माचिस उद्योग में, कांच को रंगने में और पेंट में किया जाता है, और पेंट में किया जाता है। और पेंट में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें नोट कर लीजिएगा कि कर लेंगे स्थानों के नाम। सर नोट कर ले तो अच्छा है। लिखो, देश में मिलने वाले, देश में मिलने वाले, देश में मिलने वाले मैग्नीज अयस्क में, देश में मिलने वाले मैग्नीज अयस्क में धातु का अंश 52% तक होता है। 52% तक होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देश के प्रमुख
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देश के प्रमुख खनिज मैग्नीज उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है तो लिख लीजिएगा मैग्नीज के उत्पादन करने वाले राज्य, और उनमें ये क्रम आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये आपका क्रम है जो मैग्नीज का उत्पादन करने वाले, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं। याद रखिएगा, डेटा 2018-19 का है जो लेटेस्ट है। ठीक है, 19-20 का जब आता है तो आपको अपने अनुसार अपडेट करना पड़ेगा। प्रतिशत की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 33.48%, महाराष्ट्र 27%, उड़ीसा 16.48%। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है वो राज्य आपको याद रखना है बस। ठीक है, चलिए तो इनके खानों के बारे में नोट कर लेंगे। नोट करिएगा सर, नोट कर लीजिए सर, नोट करिए। मध्य प्रदेश, राज्य मध्य प्रदेश डालिएगा। बालाघाट व छिंदवाड़ा, बालाघाट व छिंदवाड़ा इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त मांडला, बस्तर, बिलासपुर, इसके अतिरिक्त मांडला, बस्तर, बिलासपुर, जबलपुर, झाबुआ आदि क्षेत्र भी मैग्नीज उत्पादन में योगदान देते हैं। आदि क्षेत्र भी मैग्नीज उत्पादन में योगदान देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नोट करिएगा, उड़ीसा और झारखंड एक साथ नोट करिएगा। उड़ीसा और झारखंड, विवाद ही खत्म हो जाएगा ना। उड़ीसा और झारखंड, क्योंकि उड़ीसा झारखंड पहले किसका पार्ट था? झारखंड पहले किसका पार्ट था? तब छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था? छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का था। झारखंड बिहार की उड़ीसा, चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बिहार है ना, तो अभी तो आप उड़ीसा कह रहे थे। अभी बदल गए आप। अभी से पहले एक उड़ीसा जब देखे कि सर बहुमत जिधर था उधर तुरंत मुड़ गए आप। ठीक है, नोट करिए। सिंहभूमि, सुंदरगढ़, क्योंझर, कोरापुट महत्वपूर्ण है, कालाहांडी, सुंदरगढ़, क्योंझर, कोरापुट, कालाहांडी आदि प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिले हैं। इसके बाद राजस्थान नोट करिएगा। राजस्थान, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा आदि प्रमुख जिले राजस्थान के मैग्नीज उत्पादन में योगदान देते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में नोट कर लीजिएगा। कुडप्पा, विशाखापट्टनम, कुडप्पा, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, कुडप्पा, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम। ठीक है, ये हो गए जिले। गोवा नोट कर लीजिएगा। परनेम तथा बारदेर क्षेत्र,
परनेम तथा बारदेर क्षेत्र गुजरात नोट कर लीजिएगा, बड़ोदरा, पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा, बड़ोदरा, पंचमहल, साबरकांठा तथा बनासकांठा आदि जिले। महाराष्ट्र नोट करिएगा, बनासकांठा नहीं सुना है सर, करंट में भी न्यूज में था अभी जल्दी में। महाराष्ट्र, नागपुर और भंडारा जिले में, हाँ नागपुर और भंडारा जिले में 19 किलोमीटर लंबी पट्टी में, 19 किलोमीटर लंबी पट्टी में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज हो गया। बाकी उपयोग कहाँ होता है लिख ही लिया है। निर्यात कहाँ करते हैं उससे मतलब है नहीं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 2-4 देश, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल जो भी बचे हुए हैं धातु खनिज कल आपके समाप्त हो जाएंगे। अधातु जो होंगे वो आपकी अगली कक्षा में, मतलब इस सप्ताह में धातु अधातु दोनों समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पीडीएफ जो है जाके वहाँ से देख लेना है। और जो बताया है, कौन सी वेबसाइट बताया था? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, वहाँ पे अवश्य जाना है कम से कम, और इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। जो नोट्स बनाए हैं उसमें नोट भी कर लेना है कि आगे कभी भी डेटा अपडेट करना होगा तो कहाँ से करना है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से करना है। तो कॉपी में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से जो डेटा है उसको अपडेट करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।